नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परियानी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है ओटोस्क्लेरोसिस। तो इस पे आने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट में क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हमारी जो स्किन रहती है वो चेंज होती रहती है, डेड स्किन हटाती रहती है, नई स्किन जो है वो आती रहती है। वैसे ही हमारे शरीर का हर ऑर्गन इंक्लूडिंग बोन्स कह लीजिए, सेल्स, टिश्यू कह लीजिए, वो रिमॉडलिंग शेप में क्या रहता है, मतलब उससे एक ऑर्गेनाइज या रेगुलर रिमॉडलिंग जो है वो कहा जाता है। लेकिन कुछ चीजें अगर अनऑर्गेनाइज तरीके से रिमॉडल होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी की हड्डी यहाँ पे बड़ी हो जाती है, इस तरीके से बाहर आ जाती है, फिर डॉक्टर उसको कट करते हैं, सर्जरी करके उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो वो अनऑर्गेनाइज रिमॉडलिंग जब होता है तो कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में हमें तकलीफ होती है। इसी तरीके का एक अनऑर्गेनाइज रिमॉडलिंग अगर हमारे इनर ईयर और मिडल ईयर के स्ट्रक्चर में होता है, जिसकी वजह से हमारा हियरिंग जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस जो एबनॉर्मल जो या फिर इरेगुलर जो रिमॉडलिंग है उसे कहा जाता है ओटोस्क्लेरोसिस। ये सिंपल भाषा में इतना मैंने आपको बता दिया, थोड़ा डीप में अभी आज समझने वाले हैं। आज यहाँ से शुरुआत ना करते हुए मैं कॉजेस पे एक जो है वो शुरुआत कर लेता हूँ, क्योंकि उससे कि बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग पूरा डिटेल जो है वो लास्ट तक ले लेंगे। डीप इनसाइड योर ईयर देयर आर 3 टाइनी बोन्स ऑसिकल्स that vibrates to amplify the sound waves that pass through them. The sound waves travel to cochlea in the inner ear where they convert into the signals before moving on to your brain. Otosclerosis most often develops when the stapes bone, that is the smallest triangular bone in your middle ear, fuses with the surrounding bone tissue. As a result, sound can't travel effectively. ठीक है, पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि क्या होता है। यहाँ से वेव आई, टिम्पैनम को वाइब्रेट किया, उसने क्या किया, मेलियस इंकस स्टेप जो 3 फ्यूजन बोन्स है जिसे ऑसिकल्स कहा जाता है, वहां पे उसमें वाइब्रेशन होती है। ये क्या होता है, ये कॉक्लिया तक वाइब्रेशन जाती है, वो क्या करती है, सिग्नल में कन्वर्ट करती है जो भी वेव्स आई हैं, और फिर उसे आगे जो हमारे नर्व्स की तरफ है वहां से ये सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। तो ये जो बेसिक चीजें हमने एनाटॉमी में समझा। किसी तरीके का एबनॉर्मल जो टिश्यू ग्रोथ हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जो बोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, खास करके जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, तो वो वाइब्रेशन आगे पहुंचा नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से कॉक्लिया जो है वो उसे सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है और ब्रेन की तरफ जो है वो साउंड नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो साउंड मिलना चाहिए, प्रॉपर जो साउंड जाना चाहिए ब्रेन की तरफ वो नहीं जाता है, क्योंकि कॉक्लिया सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं मिलने के कारण। ठीक है, अब देखिए, ओटोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन दैट कॉजेज द हियरिंग लॉस। तो इससे क्या होता है, आपका हियरिंग लॉस होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में हियरिंग लॉस होता है, पर पार्शियल हियरिंग लॉस हो या फिर जो आपका जो साउंड जो सुनने का जो एक तरीका रहता है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ओटो मीन्स ऑफ द ईयर, स्क्लेरोसिस मीन्स एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये स्ट्रक्चर में कोई टिश्यू रहेगी, खास करके मिडल में और रेयरली इनर पोर्शन में, तो ये कोई भी टिश्यू एबनॉर्मल तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, एबनॉर्मल रीमॉडलिंग ऑफ सम टिश्यूज और सम बोन्स। ठीक है, तो उस दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस हैपेंस व्हेन द इरेगुलर बोन्स ग्रोथ और रीमॉडलिंग ऑकर्स इन योर मिडल ईयर और मोर रेयरली इन योर इनर ईयर। तो मिडल ईयर में कुछ रिमॉडलिंग होता है या फिर बोन का ग्रोथ हो जाता है, और बहुत ही रेयर होता है इनर ईयर में, तो उसे कहा जाता है ओटोस्क्लेरोसिस, या ओटोस्क्लेरोसिस वो उसके कारण होता है। बोन रिमॉडलिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन विच एग्जिस्टिंग बोन टिश्यू रिपीटेडली रिस्टोर इटसेल्फ। तो मैंने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कोई भी जो हमारे बॉडी का पार्ट रहता है वो रिमॉडलिंग करता रहता है, वो चेंज होता रहता है, उसका शेप जो है चेंज होता रहता है। हम छोटे जैसे थे, आज जो रिमॉडल होते होते हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो ये जो एक चेंजेस है वो होता रहता है। इरेगुलर जब होता है तो उसे ओटोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इन ओटोस्क्लेरोसिस इरेगुलर बोन रिमॉडलिंग इंटरफेयर्स विद द साउंड्स एबिलिटी टू ट्रैवल थ्रू योर ईयर। अब देखो क्या होगा, ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि ये जो साउंड्स आ रहा है जो प्रॉपर तरीके से जा रहा है, तो बीच में अगर कोई रुकावट आएगी तो जाहिर सी बात है जो वाइब्रेशन होगा वो सही तरीके से नहीं जाएगा। तो इसकी ओटोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है कि जो साउंड वेव्स कॉक्लिया की तरफ जानी चाहिए वो सही तरीके से जाती नहीं है। People with otosclerosis can develop the mild to severe hearing impairment. The condition rarely result in the total deafness. तो माइल्ड टू सीवियर हियरिंग जो लॉस रहेगा वो काफी ज्यादा हो सकता है, उन्हें काफी चीजें जो है सुनाई नहीं देती, या फिर घूं घूं या बुझ बुझ इस तरीके से आवाज उनके कान में बजता रहता है अगर कोई आवाज आती है तो, या फिर छोटी से छोटी जो आवाज रहती है
जब कोई छोटी आवाज में बात करते हैं या धीमी आवाज में बात करते हैं तो वो आवाज आपके कान तक नहीं आती है, भले चाहे वो कितना भी नजदीक आपके बैठे हुए हों। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ही रेयर केसेस में क्या होता है कि ये कंप्लीट ईयर लॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। इट टिपिकली अफेक्ट द बोथ ईयर बट वन ईयर इज यूजुअली वर्स देन द अदर। चांसेस क्या है कि एक कान को पकड़ेगा, हो सकता है दूसरे को भी पकड़े, लेकिन जो एक कान में अगर ये कंडीशन होती है तो वो काफी वर्स्ट रहती है। अगर दोनों कानों में तकलीफ होती है उसमें से जो एक कान में रहती है तकलीफ ये काफी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज हियरिंग लॉस विच हैपन्स ग्रेजुअली। इसके सबसे ज्यादा सिम्टम्स क्या हो गए, क्योंकि वेव्स जो है वो सही तरीके से नहीं जा पाएंगे आगे, तो हियरिंग लॉस होगा और ये धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। People with otosclerosis may notice that they can no longer hear whispering or low pitch sound or tones। धीरे धीरे आप अनुभव करना शुरू करेंगे कि जो विस्परिंग, जैसे जो छोटी मोटी वो खुसफुस बातें होती हैं या फिर लो साउंड या लो टोन की जो बातें रहती हैं वो आपको सुनाई नहीं देगी। इन मोस्ट केसेस पीपल विथ otosclerosis have hearing loss in both the ear। तो काफी केसेस देखने को मिले हैं कि जब हियरिंग लॉस होता है तो बहुत, यानी कि दोनों कानों में ये देखने को इसका इफेक्ट जो मिलता है, लेकिन ये काफी कम देखने को मिलता है। पर मैक्सिमम जो होता है वो एक कान में तकलीफ जो है ज्यादा देखने को मिलती है। पीपल विद otosclerosis have hearing loss in both the ear। Approximately 10 to 15% of the individual with otosclerosis have hearing loss in one ear। ठीक है, तो एक कान जो काफी सीवियर हो जाता है अगर दोनों कानों में से होता है तो एक कान अगर होता है, जितने लोगों को ये जो ऑटोस्क्लेरोसिस होता है उसमें से 10 से 15% लोगों का कंप्लीट हियरिंग लॉस होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अदरवाइज से पार्शियली हियरिंग लॉस करता है या तो फिर जो छोटी आवाज रहती है, लो पिच साउंड रहती हैं, वो आपको सुनाई नहीं देती हैं। अदर पॉसिबल सिम्टम्स इंक्लूड बैलेंस इशू, वर्टिगो, डिजीनेस और टिंटस। तो ये जो कॉमन जो सभी कंडीशंस में हो सकता है, क्योंकि ये जो इनर पार्ट है वो कनेक्टेड है। जो तो बैलेंस इशू आएगा क्योंकि वेस्टिब्यूल ये है, वेस्टिबुलर जो और 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं ये कनेक्टेड है और वाइब्रेशन से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर सही तरीके से वाइब्रेशन नहीं जाएगा या फिर कुछ वहां पे भी अगर इरेगुलर रिमॉडलिंग अगर हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो उन्हें भी डिस्टर्ब करेगा, उनके फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करेगा। और वेस्टिबुलर और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन क्या है कि हमारा बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करने का काम करती हैं। तो क्या होगा कि बैलेंस नहीं हो पाएगा, वर्टिगो थोड़ा चक्कर जैसा आएगा, डिजीनेस सेम चक्कर जैसा हम लोग कहते हैं, या एकदम थकान जिसे हम लोग कहते हैं, टिनिटस या जो एक रिंगिंग साउंड जो है हमारे कानों में गूं 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 इस तरीके का आवाज जो है वो बजता रहेगा। इफ यू हैव otosclerosis यू मे स्पीक क्वाइटली बिकॉज योर वॉइस साउंड्स लाउड टू यू। अब मैं बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये आवाज मेरे कानों में भी जा रही है। तो जब ऑटोस्क्लेरोसिस होता है तो आपको अपनी धीमी आवाज भी ज्यादा बड़ी लगती है, क्योंकि वाइब्रेशन उसका घूंघू जो है वो काफी ज्यादा लगता है। तो आप खुद ही धीरे बात करना शुरू कर लेते हैं। तो आपका ये भी एक सिम्टम है कि जब आप धीरे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा बात करते हैं तो आपको ही वो बड़ी आवाज लगती है, आपको ही कानों में एक वाइब्रेशन ज्यादा महसूस होता है, तो आप खुद ही धीरे से जो है वो बात करते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका जो बात करने का तरीका, जो वॉइस रहता है वो धीमा हो जाता है। कॉजेस क्या है, तो ये मैंने कॉजेस आपको पढ़ के सुनाया था। इसका जो एक एग्जांपल है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रायंगल गेम। क्या होगा कि जब ये वाइब्रेशंस होते हैं यहाँ पे, अगर उसके बीच में अगर कोई चीज अगर आ जाती है तो उसका वाइब्रेशन बराबर नहीं हो पाता है और वो आगे की तरफ जो कोक्लिया की तरफ है वो अपना वाइब्रेशन पहुंचा नहीं पाता है, वो सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से एक जो साउंड का जो एक जाना चाहिए ब्रेन की तरफ, जो एक सिग्नल जाना चाहिए वो सही तरीके से जाता नहीं है। तो ये उसका एक कॉजेस है। अब उदाहरण देख लीजिए कि आपने कभी बच्चे स्कूल वगैरह में जब असेंबली होती है, जैसे मेरे टाइम पे जैसे हम लोग क्या होता था कि एक ड्रम बजाता था नेशनल एंथम की तरफ पे और एक ट्रायंगल रहता था, तो वो ट्रायंगल की ड्यूटी मेरी थी। इस तरीके से ट्रायंगल रहता था और सब टन 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 इस तरीके से वाइब्रेशन होता था। तो वो ट्रायंगल रहता था कुछ इस तरीके से, ये नोकीला ऐसा रहता था और यहां से ऐसा, यहां से भी एक नोकीला और एक इस तरीके से एक रॉड रहती थी हाथ में, यहां से या तो फिंगर या तो रुमाल पकड़ के हम लोग इस तरीके से खड़े थे, वैसे टन 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 जैसे ड्रम बजता था वैसे ही हम लोग बजाते थे, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इसको इस हैंडल से अगर पकड़ लिया टन टन, तो इसका वाइब्रेशन नहीं आएगा। मतलब क्या
कि कोई भी चीज अगर इसको हिंडर करती है, मतलब रोकती है वाइब्रेट होने से, तो क्या होगा कि उसका साउंड प्रॉपर नहीं होगा। उसी तरीके से ये जो 3 बोन्स हैं, इन्हें अगर वाइब्रेट होने से कोई चीज अगर रोक रही है, तो ये जो वाइब्रेशन है वो आगे की तरफ पास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक उसका उदाहरण है। तो ये इस तरीके से जो इरेगुलर रीमॉडलिंग अगर किसी टिश्यू का या बोन का होता है वहां पे, तो वो प्रॉपर तरीके से वाइब्रेशन करने में हेल्प नहीं करता है, जिसकी वजह से जो कॉक्लिया है वो उसे सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और उसका जो वॉइस है वो हमारे कानों तक प्रॉपर तरीके से जाता, तो ब्रेन की तरफ जो है वो जाता नहीं है, और हम लोग कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये किसका आवाज है और क्या आवाज है। डायग्नोसिस क्या होता है, अगर आप देखो कभी भी कान में दर्द होता है या फिर कुछ पेन होता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, जनरल फिजिशियन, एमबीबीएस डॉक्टर या फिर एमडी फिजिशियन के पास जाते हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन जिसे हम लोग कहते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं। वो आगे समझ लेते हैं कौन सा एनालिसिस करते हैं। तो वो कुछ एनालिसिस करते हैं, तो आपको देखते हैं कि भाई आपको अगर कुछ तकलीफ है, तो फिर आपको वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, ठीक है। तो फिजिशियन और एनी स्पेशलिस्ट जो एमबीबीएस रहते हैं, थिंक यू माइट हैव द ऑटोस्क्लेरोसिस, दे विल रेफर टू एन ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, दैट इज ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो वो कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ बेसिक चीजें, उन्हें लगता है कि भाई आपको कुछ ऑटोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो फिर ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट के यहाँ भेजेंगे, जो कि जिसे हम लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं, कान नाक घसा जो स्पेशलिस्ट जिससे रहते हैं वहां की तरफ आपको भेजते हैं। फिर वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। First, they will rule out other health conditions that share the similar symptoms. Next, they will run the hearing test to determine the extent of hearing loss. ठीक है। तो आप ENT के पास गए, वो क्या करेगा, कुछ बेसिक चीजें जो सब रूल आउट करेगा कि जो सिम्टम्स हैं, जैसे कॉमन सिम्टम्स आपको दिखाई देगा कि ईयर से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ कॉक्लिया ये वो डिस्टर्ब होता है, तो सिम्टम्स लगभग कॉमन रहते हैं। तो वो कॉमन सिम्टम्स देखेगा। वो सिम्टम्स देखने के बाद वो आपका एक हियरिंग टेस्ट करेगा। हियरिंग टेस्ट करने के बाद में ही जो है वो कुछ कंक्लूजन पे आएगा। किस तरीके के हियरिंग टेस्ट करेगा, एक तो ऑडियोग्राम विच मेजर्स योर हियरिंग अक्रॉस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक ऑडियोग्राम जो है वो देखा जाता है, फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि भाई किस तरीके से आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, कौन सी साउंड वेव को किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो। तो अलग अलग मैंने हार्ट्स के बारे में बताया था कि साउंड वेव्स की जो अलग अलग हार्ट्स रहती हैं 22 to 20,000 के बीच में, जब एनाटॉमी मैंने पढ़ाया था। तो वो अलग अलग भेजते हैं वेव्स उसका ऑडियो ग्राम के थ्रू। तो उससे एक ग्राफ बनता है, एक मीटर आपको बनता है, जो कि एक स्क्रीन पे दिखता है, जिससे आपका ये बताया जा सकता है कि आपका जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से है, और आपका उसका जो रिप्लाई है आपका या आपके ब्रेन का, तो वो किस तरीके से है। तो उस पर एक मेजर होता है। जब आप ऑडियोग्राम का एक इमेज आप गूगल वगैरह पे देख सकते हैं किस तरीके से होता है। टिम्पैनोग्राम विच टेल योर प्रोवाइडर हाउ वेल योर ईयर ड्रम्स वर्क। ये टिम्पैनोग्राम का एक आप रेफर कर सकते हो, जो कि ढोल बजाते हैं शादी वगैरह या फिर जो गणपति वगैरह के इसमें जो ढोल बजाते हैं। तो वो जो ढोल रहता है, उसका जो कपड़ा लगा हुआ रहता है, उसको आप कंपेयर कीजिए टिम्पैनम के लिए। जैसे आप उसको बजाते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, तो उसका एक ढोल का एक आवाज आता है। तो उसी तरीके से टिम्पैनम है, जो साउंड वेव आती हैं वो वाइब्रेट होता है। अगर मान लो उस ढोल में अगर थोड़ा सा कट हो जाए, तो उसका वाइब्रेशन का तरीका बदल जाएगा, उसका आवाज बदल जाएगा। मान लो उसमें एक शेड हो जाए, तो उसका आवाज बढ़ जाएगा। उसका मान लो ज्यादा फट गया है, तब उसका आवाज जो है वो काफी ज्यादा फटे ढोल की जैसे आवाज रहती है। तो वैसा ही ये रहता है कि टिम्पैनोग्राम क्या करता है कि इसका वाइब्रेशन देखता है, ये किस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। तो ये प्रोवाइड किया गया ईयर ड्रम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसका भी एक वाइब्रेशन का एक तरीका रहता है। अगर वो सही तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब टिम्पैनम जो है वो सही है, टिम्पैनियम मेम्ब्रेन जो है वो सही है, जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है। कहीं से अगर कट आएगा तो थोड़ा सा इसका वाइब्रेशन फर्क हो जाएगा, कहीं से इसका शेड हो जाएगा तो इसका वाइब्रेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये एनालाइज करने के लिए कि कहीं यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। योर कंसल्टेंट may also request a CT scan. This imaging test help you provider see the bones and tissues inside your ear in more details. CT स्कैन करवाते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी टेस्टिंग जिसे करती है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी टेस्टिंग जिसे कहते हैं हम लोग। उससे क्या होता है कि वहाँ पे वो CT स्कैन आपका करेगा, वो देखेगा कि जो इरेगुलर या इम्प्रॉपर रिमॉडलिंग जो हुआ है, तो वो किस तरीके से हुआ है और कैसे हुआ है, तो वो देखा जाएगा। उसके हिसाब से फिर वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट क्या करेगा? ऑटोस्क्लेरोसिस ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ इरेगुलर बोन एंड द सीवियरिटी ऑफ योर कंडीशन। कहाँ पे हुआ है? मिडल में हुआ है, वहाँ इनर साइड में हुआ है, या फिर हियरिंग कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम है जो कि हियरिंग एक्सेस ठीक हो सकता है। तो वो कंक्लूजन पे आएगा पूरा डायग्नोसिस करने के बाद, उस हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट देगा। तो many people successfully manage the otosclerosis related hearing loss with the hearing aids. In select cases,
Stapedectomy, a type of surgery, can help improve your hearing. If you have the cochlear otosclerosis in your inner ear, your consultant recommend cochlear implant. तो 3 तरीके की ट्रीटमेंट रहती है, ठीक है। पहले रहता है हियरिंग एड्स। तो ऑडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो आपको ये सब चीजें जब देखते हैं और उनके पास ये और टिम्पैनोग्राम, ऑडियोग्राम रहते हैं, वो सब ये चीजें आपका जो है वो देखते हैं। उसके हिसाब से कुछ हियरिंग एड्स देते हैं ना, वो कान की मशीन वगैरह या फिर आजकल अलग अलग एडवांस चीजें आ गई हैं, वो आपको रेफर करते हैं। उससे आपका जो हियरिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। अगर वहां से भी अगर नहीं होता है तो दूसरा रहता है स्टेपेडेक्टोमी। स्टेपेडेक्टोमी से आप समझ गए होंगे कि जो डेक्टोमी जिसे हम लोग कहते हैं, टोमी जिसे हम लोग कहते हैं कि उसका जो रिमूवल जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी जिसे हमने टर्म पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेप्स बोन है ये अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो इसे सर्जरी करके इसे रिमूव किया जाता है और इसे आर्टिफिशियली एक स्टेप्स जैसा एक ऑर्गन रहता है, एक पार्ट रहता है, वो यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि एक वाइब्रेशन जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। होता क्या है, ये जो कान के पीछे है, मतलब ये ईयर है, यहाँ पे कट करते हैं या फिर यहाँ पे भी कट करते हैं, पर मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ से पीछे की तरफ से यहाँ पे कट किया जाता है, उसे खोला जाता है और ये जो टिम्पैनम है, टिम्पैनम को सरकाया जाता है और फिर जो ये स्टेप्स बोन है उसे रिमूव करके वहाँ पे एक आर्टिफिशियल स्टेप्स जैसी एक बोन जो है वो, जिसे हम लोग कहते हैं कि इम्प्लांट जो है वो वहाँ पे लगाया जाता है, जो कि वाइब्रेशन इंप्रूव करता है। बाद में फिर इसे प्रॉपर तरीके से ये जो ईयर ड्रम है उसे लगाया जाता है और ईयर ड्रम को सपोर्ट करने के लिए कुछ कॉटन स्वेब या वेस्लिन वगैरह यहाँ पे लगा के उसे सपोर्ट किया जाता है ताकि वो हिले ना, फिर वापस जो है वो सब होने के बाद सर्जरी की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक प्रोसीजर रहता है। एक रहता है कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट क्या करता है कि मान लीजिए ये जो पार्ट है यहाँ पे अगर ऑटोस्क्लेरोसिस अगर हुआ तो कॉक्लिया काम नहीं कर पाएगा। कॉक्लिया का काम क्या है, जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो वाइब्रेशंस लेके जाएगा ब्रेन की तरफ, सिग्नल जो में कन्वर्ट करके वो लेके जाएगा, पर वो काम ही नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, तो किस तरीके से जाएगा। तो आपने कई बच्चों को देखा होगा, यहाँ एक मशीन लगी रहती है और एक यहाँ पे एक मशीन रहती है फोरहेड में, जो एक मैग्नेटिक एक मशीन तो मैग्नेट से चिपकी है, तो इससे दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक बारीक सी एक तार रहती है जो कि हूबहू जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। तो जो भी साउंड वेव आती है उस मशीन के द्वारा वाइब्रेट होके डायरेक्ट ब्रेन की तरफ जाती है, सेरेबेलम की तरफ, जो है छोटा मेडुला जो रीजन रहता है वहां पे जो है वहां पे ये वाइब्रेशन लेके जाती है। मतलब क्या करती है, कॉक्लिया को बाईपास कर देती है। भाई ये जो वाइब्रेशन जाएंगे अब कॉक्लिया के थ्रू नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ये मशीन के थ्रू एक वाइब्रेशन जो है वो वहां पे दिया जाता है और वो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो दी जाती है, या फिर इस कान में जो भी कान में तकलीफ रहती है वहां पे दी जाती है, ताकि वो वाइब्रेशन जो है वो कॉक्लिया के से न जाते वो यहाँ से जाए और वाइब्रेशन जाए। कई मैंने कुछ बच्चे देखे हैं कि जिनमें ये तकलीफ रहती है तो उनमें स्पीच जो है वो काफी लेट होता है, तो फिर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉक्लिया जो है वो साउंड वेव्स को जो सिग्नल्स है वो ब्रेन की तरफ लेके ही नहीं जाती है। तो ब्रेन रिएक्ट कैसे करेगा कि इस पे क्या रिएक्ट करना है। तो उन्हें बचपन जब तक वो उन्हें पता चलता है कि तकलीफ क्या है तब तक काफी देर हो जाती है और काफी चीजें जो है वो लेट इम्प्रूव होती हैं और लेट डेवलप होती हैं, क्योंकि उसके लिए हर चीज नहीं हो जाती है एक बड़ी एज में भी। तो कुछ चीजें सुनना, उसमें ब्रेन का रिएक्ट करना, तो उनका जो वॉइस रहता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये मैंने पर्सनली कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। तो यहाँ पे वो मशीन लगाते हैं, यहाँ पे मशीन लगाने के बाद धीरे धीरे उन्हें वाइब्रेशंस आते हैं, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, पर ये काफी समय ले लेता है क्योंकि ब्रेन एक काफी लेवल पे डेवलप हो जाता है वहाँ पे। जो जैसे हम बचपन में ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे ब्रेन भी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, सेंसेस, इम्पल्स सब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। पर एक डेवलप होने के बाद ब्रेन अगर एक्टिवेट नहीं है तब आपको पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है और तब आप एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप कंसीडर कीजिएगा कि आपको वापस छोटा बच्चा ही मिला है, जिसके साथ आपको छोटे बच्चे जैसा ही वापस हर एक चीज सिखानी पड़ेगी। आपको एक एक चीज आपको सिखानी पड़ेगी, एक एक बारीकी चीज सिखानी पड़ेगी। आपको टेम्परामेंट काफी ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा उस टाइम पे, तो फिर वो बच्चे के डेवलपमेंट हो सकती है। तो ऐसे केसेस हैं मार्केट में, है, मैंने कुछ 1-2 केसेस देखे मेरे नज़दीक में। तो उनमें जो मशीनें जो है लगाई गई हैं ताकि जो बच्चे का इम्प्रूवमेंट जो है वो उनका सुनना और बोलने का इम्प्रूवमेंट जो है अच्छे से हो सके। तो ये रहता है ओटोस्क्लेरोसिस के बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।